हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा सॉलिड स्टेट पर लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग यूनिट सेल पे आगे की चर्चा करेंगे और यूनिट सेल का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो आपको मैं समझाऊंगा। और इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे इसके बाद वाले सेशंस में। ठीक है, क्लियर है? तो आइए, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या क्या समझा दिया था वो मैं आपको बता दूं। तो इससे पहले वाले लेक्चर मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने आपको यूनिट सेल समझा दिया था कि यूनिट सेल क्या होता है। वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसको रिपीट करने से पूरा हम लोग को क्रिस्टल मिल जाता है। ठीक है ना? चलो भाई, यूनिट सेल हो गया। इसके बाद जो है यूनिट सेल का आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया था। 7 मेन टाइप्स होते हैं और उसमें ऑन फर्दर क्लासिफिकेशन करके 14 टाइप के क्या होते हैं, यूनिट सेल्स होते हैं, जिनको ब्रेवाइस लैटिसेस भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? चलो भाई, तो ये आपको बता दिया था मैंने। इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी याद करने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने कहा था क्यूबिक। याद होगा आप लोगों को, मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको? क्यूबिक। तो क्यूबिक जो आपका लैटिस होता है, ये यूनिट सेल होता है, तो क्यूबिक यूनिट सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट सेल होता है। क्यूबिक यूनिट सेल पे ही हम लोगों को 95% क्या करना है, हमारे टॉपिक को कवर करना है। 5% कुछ और यूनिट सेल्स हम लोगों को काम आएंगे। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट सेल है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, इसकी आगे फर्दर स्टडी करें और मैं आपको सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन बताऊं। याद रखिएगा, ये जो 7 टाइप के बताए थे इसमें ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, मैं आगे जा करके इसको थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को क्यूबिक के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। जो जो चीज़ें हम लोगों को अभी रिक्वायर्ड है, मैं बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ कवर कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, क्यूब के एलिमेंट्स आपको थोड़े से समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आइए, एलिमेंट्स ऑफ क्यूब। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ क्यूब। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। जिन बच्चों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्यूब है। ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये मैंने क्यूब ले लिया। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ये बनाना सीख लीजिए, ऐसे इसको बनाते हैं। और इनको क्या बोलते हैं पहले बताइए? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉर्नर्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉर्नर्स। समझ आ रहा है? इनको क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, ठीक। तो जब हम 2D में बात करते थे ट्राइंगल में, तो वहाँ पर जो कॉर्नर होता था उसको हम लोग वर्टेक्स कहते थे, वर्टाइसेस कहते थे कॉर्नर्स को। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे? कॉर्नर्स। तो यहाँ पर क्या है? कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं? 8 कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सब लिखते रहता हूँ। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। समझ आया? क्लियर है? अब क्या 2D में मुझे बताइए कि इसको क्या बोलते थे? ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको क्या बोलते थे? इसको साइड बोलते थे। लेकिन 3D में इसको कहते हैं एज। क्या बोलते हैं इसको? एज। कितने एजेस है बताइए? ऊपर 4 है, उसके बाद बताइए यहाँ पर आपको 4 दिखेंगे, वहाँ पर 4 दिखेंगे। टोटल कितने हैं? टोटल 12 एजेस हैं। टोटल कितने हैं? 12 एजेस हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने एजेस हैं हमारे पास? 12 एजेस। तो याद रखिए, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, उसके बाद क्या है? 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आ गया? तो नंबर ऑफ एजेस कितने हुए? नंबर ऑफ एजेस ये हमारे पास क्या है? 12 है। समझ आई बात? क्लियर है? चलो भाई, ये भी हो गया। अब इसके बाद कॉर्नर्स के बाद ज़रा समझिए भी, ये जो है ना आपका ऊपर वाला पार्ट ABCD, इसके बाद इसको बोलते हैं EFGH। ठीक है ना? तो ये ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा ABCD, इसको बोलते हैं बच्चों फेस। क्या बोलते हैं इसको? फेस। समझ आ गया? तो ये फेस है। तो ऐसे कितने फेसेस है बताइए? ऐसे यहाँ पर एक फेस, ये दूसरा फेस हो गया, CDHE ये एक फेस हो गया, उसके बाद FEHG एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, फ्रंट का फेस हो गया, बैक का फेस हो गया। समझ आ गया? यानी क्या हो गया? फेसेस क्या है? टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है, फ्रंट है, बैक है। समझ आ गया? तो टोटल कितने फेसेस हुए? टोटल 6 फेसेस हुए। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जा करके बहुत काम आने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये सब क्या है? फ्लैट सरफेस क्या है? उसके फेसेस हैं। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉर्नर्स हो गए, एजेस हो गए, फेसेस हो गए। अब अपन क्या करते हैं और बात करेंगे। और क्या है देखो ध्यान से। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर फेस सेंटर्स की। किसकी बात करूंगा? फेस सेंटर्स की बात करूंगा मैं। तो यहाँ पर बताइए, या हाँ फेस सेंटर्स की बात करेंगे। तो मुझे बताइए कितने फेसेस हैं?
कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस है, तो हर फेस का एक सेंटर होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हर फेस का क्या होगा? एक सेंटर होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? तो टोटल फेस सेंटर्स कितने हो गए? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ABCD एक फेस है, उसका एक सेंटर है। ये देखो, ये ADHG एक फेस है, इसका एक सेंटर है। तो हर एक फेस का एक सेंटर है, तो नंबर ऑफ फेस सेंटर्स, ठीक है ना? नंबर ऑफ फेस सेंटर्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। जितने फेस उतने सेंटर, हर फेस का एक सेंटर। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए एजेस कितने हैं? एजेस तो 12 है। हर एज का एक सेंटर होगा। हर एज का क्या होगा? एक सेंटर होगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? ये सब क्या है? एज के सेंटर होंगे, है ना? तो हर एज का एक सेंटर होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है? एज सेंटर्स। तो कितने एज सेंटर्स हो गए बताइए? टोटल कितने एज सेंटर्स हैं? जब 12 एजेस हैं तो 12 एज के 12 एज सेंटर होंगे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एज सेंटर्स। कितने एज सेंटर्स हैं? 12। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 12। तो नंबर ऑफ एज सेंटर्स कितने हैं? वो भी कितने हैं? 12। तो जितने एजेस उतने सेंटर्स हो गए। ये भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट देखिए, अभी कॉर्नर्स हो गया, एज सेंटर्स हो गया। अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर बॉडी सेंटर कितना है? बॉडी का सेंटर, तो ये पूरा का पूरा एक बॉडी है, उसका सेंटर तो सिर्फ एक ही होगा। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? उसका सेंटर तो सिर्फ क्या होगा? एक ही होगा। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इज इक्वल्स टू 1। एक ही होगा बॉडी का सेंटर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये भी अपने को समझ में आता है। इसके बाद अब समझने की कोशिश करिए, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स। तो फेस डायगोनल्स कितने हैं उसको समझने की कोशिश करिए। कितने फेस है? आप बोलेंगे सर 6 फेस है। 6 फेस पे आप बोलेंगे सर ये बना दिया है डायगोनल, ये बना दिया आपने डायगोनल ऐसे, है ना? तो आप बोलेंगे सर 6 फेस पे 6 डायगोनल। नहीं, 6 फेस पे 12 डायगोनल। क्यों? हर फेस पे 2 डायगोनल बनेंगे। इस पे 2 डायगोनल बने, इस पे 2 डायगोनल बनेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इस पे 2 डायगोनल बनेंगे, उसके बाद इस पे 2 डायगोनल बनेंगे, इसके बाद ये हो गया। फ्रंट वाले पे बनेंगे, बैक वाले पे बनेंगे। क्लियर हो गया? फ्रंट वाले भी बना सकते हो और बैक वाले भी बना सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ऐसे कितने हो गए? तो याद रखना नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने होंगे? 12, 12 फेस डायगोनल्स होंगे। क्लियर हो गया? तो ये भी अपने को समझ में आ गया। अब बॉडी डायगोनल की बात करेंगे। बॉडी डायगोनल क्या होगा? यहां से आप इसको मिला दो, यहां से आप इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होंगे। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर है? तो एक एक करके देखो, सब समझा दिया आपको मैंने कि कॉर्नर कितने हैं, एजेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं, सब याद करना है भाई। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करनी है। ठीक है? फेस डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया। अब और एक दो चीज़ें हैं, फेस डायगोनल का लेंथ, बॉडी डायगोनल का लेंथ, वो भी आपको समझा देता हूँ मैं। आइए, फेस डायगोनल का लेंथ कैसा होता है, इसको भी तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको थोड़ा सा रफ करके अच्छे से बनाते हैं। ठीक है? आइए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग देखिए, मैं आपको लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल समझाता हूँ। ठीक है? बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल का भी आपको मैं लेंथ समझाता हूँ। कैसे होगा समझने की कोशिश करिए। ये क्यूब है, क्यूब यानी क्या? ये हमारा क्यूब मतलब बेसिकली जो स्क्वायर होता है ना, आपका स्क्वायर है। स्क्वायर को आप क्या कर दो? पकड़ के खींच दो 3D में, तो उसी को क्यूब बोलते हैं। समझ आएगी नहीं? हर एज उसका क्या होता है? सेम लेंथ का होता। ठीक है ना? तो ये अगर ए है तो ये साइड भी क्या होगा? ए होगा। ऐसा आपको देखने में छोटा लग रहा है लेकिन वो 3D में है। समझ आ गया? तो ये क्या होगा? ए होगा। ये ए का होगा, और उसके बाद ये भी क्या होगा? ए का होगा। ये भी ए है। ये देखिए, ये तो फेस डायगोनल है, अभी समझाया था आपको मैंने, फेस का एक डायगोनल है। समझिए, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों के, 90 है। यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस लगा करके क्या होगा? √2 है। क्लियर हो गया? अरे ये हाइपोटेनस है ना, तो वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? ये आपका 2a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका √2a हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई, ये भी अपने को समझ में आता है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो फेस डायगोनल का हो गया, अब बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो ये क्लियरली विजिबल होता है, तो ये वाला बॉडी डायगोनल लिया मैंने, ये दो अपोजिट वाले कॉर्नर्स को क्या कर दिया मैंने? मिला दिया। इसका अपने को लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये वाला तो एज है, देखो ध्यान से, ये तो एज ही है। एज का लेंथ कितना? ये ए है, तो ये भी क्या होगा? ए ही होगा। तो ये तो एज लेंथ ए है।
यहाँ से यहाँ इसको मैं मिला रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे मैंने इसको मिला दिया, ये तो 90 है, ये मिला दिया तो ये क्या होगा, अगर आप गौर से देखेंगे कि ये a है, ये a है, तो अभी मैंने बताया कि ये वाला क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाला क्या होगा, √2 है। अभी मैंने आपको ये समझाया कि अगर ये a है, ये a है, तो दोनों के दोनों मिला करके ये क्या होगा, √2 है। समझ आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका a हो गया, ये आपका a हो गया, ये इसके सामने वाला, ये क्या हो जाएगा, वही √ऑफ क्या होगा, a² प्लस क्या होगा, 2a², यानी क्या होगा, √3a हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या हो गया, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल तो √2a हो गया। एंड इसको लिख देता हूँ, ये वाला रब कर देता हूँ, इसको रब कर दिया अपन ने। इसके बाद अभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या आया, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इज √2a and length of body diagonal is equals to √3a। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल अपने पास क्या आ गया, √3a आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ गया ना आपको। ये देखो 90 था, ये a था, ये a था, उसके सामने वाला फिर क्या होगा, ये वाला √2a होगा। तो ये ट्राइंगल फिर कंसिडर किया मैंने, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने अभी बताई, सब के सब आपको याद रखना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। ये याद होगा तो आगे न्यूमेरिकल में आसानी होगी, आगे डेरिवेशंस में भी आसानी होगी। क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो क्यूब के आपको सारे एलिमेंट्स मैंने बता दिए। अब जो है मैं आपको बेसिकली ये बताता हूं कि और दूसरा टाइप का यूनिट सेल क्या होता है, यानी दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन समझाता हूं मैं आपको भी। आइए इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखिए, क्लासिफिकेशन जो है इसमें बेसिस यानी वो बेसिस नहीं जो पहले लेक्चर में हमने देखा था, एटम्स मॉलिक्यूल आयन को बेसिस बोला गया था, वो बेसिस नहीं। बेसिस का मतलब यहाँ पर आधार, बेसिस का मतलब क्या होता है, आधार, यानी किस आधार पर आपने क्या कर दिया है, क्लासिफाई किया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो बेसिस का मतलब आधार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक्स है, तो अगर आपने बेसिस क्या कर दिया, आपने बेसिस जो है सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट अगर आपने बेसिस लिया तो आप क्या करेंगे, आप फिजिक्स के अलग कर देंगे, केमिस्ट्री अलग कर देंगे, मैथ्स अलग कर देंगे, बायो अलग कर देंगे। समझ आ गया। लेकिन अगर आपने जो बेसिस है आपका सब्जेक्ट की बजाय आपने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड ले लिया, तो आप क्या करेंगे, क्लास ले लिया, तो क्या होगा, आप 11th की अलग करेंगे और 12th की अलग करेंगे। वही किताबें हैं, लेकिन जैसे ही बेसिस बदल रहा है तो क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन बदल जा रहा है। समझ आ रही बात, क्लियर है। जब आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बेसिस लेते हैं तो आप फिजिक्स को अलग करेंगे, केम को अलग, मैथ्स को अलग, बायो को अलग। जब स्टैंडर्ड लेते हैं तो 11th की अलग और 12th की अलग। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो बेसिस मैटर करता है कि कोई भी चीज को आप जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। समझ आई बात, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अभी बेसिस तो अपने को अब समझ में आता है। अब जो है हमने क्या किया, हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया, इससे पहले भी क्लासिफाई किया, जो आपको बताया था मैंने, चाय तो गर्म थी, है ना, 7 टाइप के यूनिट सेल्स बता दिए थे। तो जब हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल किया, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, देखो किताब से समझ में नहीं आएगा ये, इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल किया तो पहला जो क्लासिफिकेशन था कौन कौन सा, वो चाय तो गर्म थी वाला, यानी 7 जो आपके सिस्टम थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 जो क्रिस्टल सिस्टम थे, उसमें जो बच्चों बेसिस था ना, वो बेसिस था ABC अल्फा बीटा गामा, यानी एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बेसिस पे तुमने क्या कर दिया था, उसको क्लासिफाई किया था। समझ आ गया। अब जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं, ये जो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट सेल का, वो टोटल बेसिकली क्या होगा हमारे पास, उसमें 2 कैटेगरी बनेगी, 2 टाइप्स बनेंगे उसके अंदर। उसमें जो हमारा बेसिस होगा ना, उसमें जो हमारा आधार होगा, वो होगा एटम्स प्रेजेंट एट लोकेशन ऑफ एटम्स। लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, लोकेशन ऑफ एटम्स। एटम्स की लोकेशन क्या है, समझ आ गया। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब उसको क्लासिफाई करेंगे कि एटम्स रखे किधर गए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इससे पहले जो आपको एलिमेंट्स मैंने समझाए उसके बेसिस पे ये आपको समझना बहुत इजी होगा, इस वजह से इसको बाद में समझा रहा हूं मैं आपको। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आप सीक्वेंस को समझ रहे होंगे, जो बच्चे प्रॉपर्ली लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, धीरे 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 करके पूरा लेक्चर याद हो जाएगा उनको, बस बराबर से इसको फॉलो करते जाइए। आइए, तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ रही कि पहला जो बेसिस था वो क्या था, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल, उनके बेसिस पे यूनिट सेल को क्लासिफाई किया गया।
अब क्या करने जा रहे हैं, वापस से यूनिट सेल को क्लासिफाई करेंगे, उसमें दो कैटेगरी बनाएंगे और सब कैटेगरी बनेगी, और उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि लोकेशन ऑफ एटम्स के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसको क्लासिफाई कर दिया कि एटम्स कहां पर रखे हुए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल करते हैं अब दूसरे वाला, ठीक है ना, सेकंड वाला अभी समझेंगे हम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स में याद रखिए दो टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं प्रिमिटिव, एक को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या है, सिंपल। नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या है, सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। प्रिमिटिव वो यूनिट सेल्स को कहा जाता है जिसमें एटम्स हमेशा कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। नॉन प्रिमिटिव उन यूनिट सेल्स को कहा जाता है जिनमें एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज एट बॉडी सेंटर या फिर फेस सेंटर या फिर एंड सेंटर या फिर एज सेंटर। इसको एज सेंटर लिखो। एटम्स या तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, या तो बॉडी सेंटर पे, या तो फेस सेंटर पे, या तो एज सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएंगे, और तीन कैटेगरी बनती है, याद रखिए याद रखिए। ये एज सेंटर्ड जो है ना, एज सेंटर्ड ये बहुत ही कम काम आने वाला है अपने को, एज सेंटर्ड बहुत ही कम काम आने वाला है। अभी मैं आपको इसकी कैटेगरी बताता हूं। इसमें और तीन कैटेगरी बनती है बेसिकली। ये जो है तीन टाइप के होते हैं सेंटर्ड, एक होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक होते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक होते हैं आपके एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि वो फेस सेंटर के हिसाब से ही बनता है, बताता हूँ मैं कैसे। ये हो जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड को देखो एनसीईआरटी एंड सेंटर्ड कह रही है, लेकिन आपका स्टेट बोर्ड उसको बेस सेंटर्ड कह रहा है। समझ आ गया। तो दोनों नाम आपको बता रहा हूँ। हमारे लेक्चर्स को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ओवरऑल समझ लेते हैं, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल को, दोनों चीजें आपको मैं समझा रहा हूं कि स्टेट लेवल पे क्या है और नेशनल लेवल पे क्या है। क्लियर है। यानी आप सीईटी के लिए तो ये तैयार हो ही रहे हैं, बोर्ड्स के लिए तो ये तैयार हो ही रहे हैं, साथ साथ में आप नेशनल लेवल एंट्रेंस यानी नीट और जेई के लिए भी रेडी हो रहे हैं। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए आइए, तो एंड सेंटर्ड और उसका दूसरा नाम हमारी बुक में क्या है, बेस सेंटर्ड। आप जब बोर्ड एग्जाम लिखेंगे या सीईटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेस सेंटर्ड वर्ड इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल का एग्जाम देते हैं तो आपको एंड सेंटर्ड इस्तेमाल करना है। एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और चौथा जो है वो होता है आपका एज सेंटर्ड। चौथा जो क्या होता है, एज सेंटर्ड। ये नहीं पढ़ना होता जनरली, फिर भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊंगा आपको। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये जो है आपका यूनिट सेल का क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए भी अब मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ, फिर मैं आपको क्यूबिक यूनिट सेल का समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो जनरल यूनिट सेल्स हो गए। तो याद रखिए सिंपल और आपका सेंटर्ड। सेंटर्ड में क्या है, टोटल मिलाकर के चार है। कौन कौन सा, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड है उसका नाम क्या है, और क्या है, एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, हमको नहीं ज़्यादा काम आने वाला है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला वो आपका क्या है, सिंपल। सिंपल में कौन सा है आपका, सिंपल ये सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल तो हम लोग जनरली क्यूब ही ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं, तो क्यूब ही बना रहा हूँ मैं। हो कुछ भी सकता है, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्राहेड्रल, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल में सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम्स, एट दी कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो सिंपल यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना क्या है, सिंपल आपका यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम लोग लिखेंगे एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। समझ में आ गया, एटम्स हमेशा क्या है, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। समझ में आ गया, कॉर्नर पे तो हर एक में प्रेजेंट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कहीं प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नॉन प्रिमिटिव में डाल देते हैं, यानी सेंटर्ड पे डाल देते हैं।
क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा कि सिर्फ अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ये क्या है, सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। चलो भाई सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है हमारा, नॉन प्रिमिटिव में देखो, नॉन प्रिमिटिव, तो नॉन प्रिमिटिव में आपका जो सबसे पहला है वो आपका है बॉडी सेंटर, मान लीजिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, बहुत सिंपल है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर बताया था कितने होते हैं बॉडी सेंटर, एक ही बॉडी सेंटर होता है, ठीक है ना, इसीलिए बताया था, ठीक है। तो एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, सब में कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हो गए ही होंगे, समझ में आ गया। तो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, साथ साथ में कहाँ प्रेजेंट है, साथ साथ में बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बॉडी का सेंटर है तो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद सेकंड इसमें क्या बनेगा, वो आपका बनेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इसमें एटम्स जो होंगे वो तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, प्लस फेस सेंटर्स पर भी प्रेजेंट होंगे। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, हर फेस का एक सेंटर होगा, यानी टोटल 6 फेस सेंटर होंगे। इसीलिए आपको मैंने एलिमेंट्स बताए थे ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और ये क्लासिफिकेशन आपको बाद में समझाया मैंने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले तो ये निपटा दिया अपन ने, कॉर्नर पे लगा दिए। अब फेसेस पे लगाने, तो फेसेस में क्या होगा देखो, ये टॉप वाला, टॉप के फेस सेंटर पे, टॉप वाले फेस सेंटर पे, फिर राइट वाले फेस सेंटर पे, फिर लेफ्ट वाले फेस सेंटर पे, फिर क्या होगा बॉटम वाले फेस सेंटर पे, उसके बाद फ्रंट वाले फेस सेंटर पे और बैक वाले फेस सेंटर पे। कुछ समझ आया, क्लियर है? तो हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है एटम, समझ आ गया। यानी कुछ सॉलिड्स को जो अपन ने काटा, तो काट के यानी उसका छोटा सा यूनिट सेल निकाला, तो उसमें कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट थे ही एटम, साथ साथ में फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट थे। कुछ सॉलिड्स में से अगर यूनिट सेल काट करके निकाला तो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, कुछ सॉलिड्स में से यूनिट सेल काट के निकाला तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो वही अपन ने एक्सपेरिमेंटली जो देखा वो आपको बता रहे हैं, क्लियर हो गया, फेस सेंटर हो गया। अब इसके बाद क्या है, एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर, ठीक है। चलिए तो वो आपको बता देता हूँ मैं अभी। तो नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट होगा, आप लोग अब समझ गए होंगे कि हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं ना। तो एंड सेंटर्ड तो आपको बताना पड़ेगा एंड सेंटर्ड क्या है। तो तीसरा है हमारा क्या, एंड सेंटर्ड या फिर बेस सेंटर्ड, ठीक है ना। एंड सेंटर्ड इज फॉर एनसीईआरटी एंड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बेस सेंटर्ड इज फॉर स्टेट, समझ में आ गया, स्टेट बोर्ड, समझ में आ रहा है, स्टेट बोर्ड के बच्चे ये लिखेंगे बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो ये क्या कहता है, तो ये बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। ये आपके पास क्या है, ये मान लो कोई आपके पास यूनिट सेल है, ये कोई भी हो सकता है। मैं क्यूबिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमको ज़्यादातर क्यूबिक ही काम आने वाला है। पहले तो क्या कर दो, पहले तो कॉर्नर का काम निपटा दो, कॉर्नर पे तो रहना ही रहना है, यहाँ पर कॉर्नर पे हो गए। अब एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड में कोई भी दो अपोजिट फेजेस पे प्रेजेंट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एटम्स कोई भी दो अपोजिट फेजेस पे प्रेजेंट होगा, या तो टॉप पे बॉटम पे, या तो राइट पे लेफ्ट पे, या तो फ्रंट और बैक पे, कहीं पर भी। मैं मान लेता हूं टॉप और बॉटम ले लिया मैंने, कोई भी दो अपोजिट, कोई भी ले सकता हूं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, साथ साथ में एनी 2 ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये आपका एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड होता है, कोई भी दो अपोजिट फेसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है अभी लास्ट में क्या बच गया, एज सेंटर्ड, नहीं काम आता है ज़्यादा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं मैं कि आपका जो चौथा है, यहीं पे कर देते हैं इसको, एज सेंटर्ड को। एज सेंटर्ड में क्या होगा, आप समझ गए होंगे भी, एज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, एज के सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है ना, कॉर्नर्स पे तो सभी भी प्रेजेंट है, अब यहाँ पर भी प्रेजेंट है एज के सेंटर पे। एज कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं, तो 12 एज सेंटर पे प्रेजेंट कर दो। समझ में आ गई बात, हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर प्लस 12 एज के सेंटर पे, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो इतने आसान है ये, तो ये भी हमारा काम हो जाता है।
ठीक है, चलो भाई, तो ये भी हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग क्यूबिक के बारे में देख लेते हैं कि क्यूबिक में कौन कौन से पॉसिबल है। समझ आ गया, क्योंकि हर एक पॉसिबल नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि क्यूबिक पांचों के लिए होगा, नहीं, पांचों पॉसिबल नहीं होते क्यूबिक में। क्यूबिक में सिर्फ 3 पॉसिबल होते हैं। वो जो मैंने आपको उस दिन चाय की दुकान का नंबर याद कराया था 32411121, वो नंबर क्या है वो आपको अब समझाने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ठीक है ना, तो ये सब याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक एक करके अपन समझते हैं, ठीक है, आइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है अभी। नेक्स्ट ये कुछ ऐसा है कि हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा बच्चों, हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि भाई जो आपके यूनिट सेल्स थे, जो पहले वाले क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, जिसमें आधार क्या था हमारा, हाँ, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, वो वाले क्लासिफिकेशन में हमने क्यूबिक देखा था। उसके बाद क्या देखा था बताइए, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, फिर क्या था आपका हेक्सागोनल, ठीक है ना, उसके बाद क्या रोम्बोहेड्रल, समझ में आ गया। उसके बाद क्या मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है, चाय तो गरम थी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। फिर मैंने आपको बताया था 3 2 4 1 1 2 1, समझ में आया, क्लियर। 3 2 4 1 1 2 1, ये आपको मैंने नंबर याद करा दिए थे। फिर मैंने आपको ये भी लिखाया था उसके अंदर कि यहाँ पर प्रिमिटिव तो सभी में प्रेजेंट होगा, प्रिमिटिव तो सभी में प्रेजेंट है सॉरी, प्रिमिटिव तो क्या है, सभी में प्रेजेंट है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिला कि क्यूबिक में प्रिमिटिव के अलावा, देखो 3 है ना, तो प्रिमिटिव के अलावा उसमें सिर्फ और 2 प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली हमको मिला, समझ आ गया, हमको याद करना है। तो इसके अलावा हमको बॉडी सेंटर मिलता है और फेस सेंटर मिलता है, इसमें एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड हमको नहीं मिलता है, इसीलिए उसका नंबर क्या था, 3 था। क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपका प्रेजेंट होता है, बताइए, मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, बॉडी सेंटर बी पहले आता है। इसमें तो चारों प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और आपका क्या एंड सेंटर्ड, समझ में आ गया, ये सब के सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल में क्या होगा, एक ही है। उसके बाद रोम्बिक में एक ही है, इसमें क्या है आपका एंड सेंटर्ड प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमको एक्सपेरिमेंटली मिली थी। तो वो जो आपको टेबल में मैंने नंबर याद कराया था, वो ये चीज़ आपको बता रही थी। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में दी है और आपको याद भी करना है। समझ आ गई बात, तो पूरा का पूरा टेबल याद करा दिया, नेशनल लेवल का यानी एनसीईआरटी का भी याद करा दिया और स्टेट का भी याद करा दिया आपको मैंने, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब उसके बाद आगे क्या होगा, अब अपने को पढ़ना है क्यूबिक के बारे में बच्चों। क्या पढ़ना है, क्यूबिक के बारे में अपने को पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जाऊंगा अभी, तो वो चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आगे की कहानी आपके लिए आसान होगी। और उसी को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा जिससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। समझ आ गई बात, ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से ये जो है अपन क्या करेंगे, अभी इसको ये देखेंगे कहाँ पर कौन से यूनिट सेल में अगर किसी लोकेशन पे एटम रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। ठीक है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं।